समुद्र की डरावनी लहरों में अगर कोई सिर्फ फंस जाए तो ये उसके लिए बुरा होता है, पर अगर ये समुद्री डाकुओं के बीच में फंस जाए तो उसके लिए और भी बुरा होता है। वैसे तो समुद्र में कई तरह के डाकू सक्रिय हैं, पर इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे सोमालिया के डाकुओं पर, जिन्हें सोमाली पायरेट्स कहते हैं। सोमालिया, जो ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी मोगादिशु है और आबादी 1,38,53,000 और ये एक बेहद गरीब देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी अपना पेट भरने के लिए मछलियों पर निर्भर रहती है और यहीं से शुरुआत होती है सोमाली पायरेट्स या सोमाली लुटेरों की। सोमाली के लुटेरे ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार होते हैं। सोमालिया और यमन के बीच एक इलाका ऐसा है जो सोमालिया के समुद्री लुटेरों का गढ़ माना जाता है। ये इलाका 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे गल्फ ऑफ एडन के नाम से जानते हैं। ये इलाका हिंद महासागर में अरेबियन सी के पास स्थित है। गल्फ ऑफ एडन का समुद्री इलाका समुद्री लुटेरों के लिए स्वर्ग माना जाता है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पोर्ट से होकर इस रास्ते से गुजरने वाली सभी जहाजों को यहाँ आना पड़ता है। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को इस पोर्ट पर चेक करवाना पड़ता है, जो कि किसी भी पोर्ट पर वहाँ से गुजरने वाली या उसकी समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाली जहाजों के लिए अनिवार्य होता है। इन पोर्ट्स पर आमतौर पे समुद्री लुटेरों के जासूस लगे रहते हैं, जो जहाज की सूचना समुद्री लुटेरों तक पहुंचाते हैं और इसके बाद समुद्री लुटेरे सक्रिय हो जाते हैं और वे उस जहाज के लिए रास्ते में घात लगाए बैठे रहते हैं। आमतौर पे ये समुद्री लुटेरे 10 से 20 के ग्रुप में होते हैं और ये खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। इनके पास रस्सियां और सीढ़ियां होती हैं जो इन्हें जहाज में चढ़ने के लिए मदद करती हैं। एक बार जहाज दिख जाने के बाद ये उसका पीछा करते हैं। बड़ी जहाजें ज्यादा तेज नहीं चल पाती हैं, इसी का फायदा ये समुद्री लुटेरे उठाते हैं। इनके पास मोटर बोट होती है जो बड़ी जहाजों से काफी तेज चलती है। जहाज के पास पहुंच जाने पर ये उस पर रस्सी फेंकते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं और इसके बाद ये अपने खतरनाक हथियारों के दम पर पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे ऐसे समुद्री इलाके में ले जाते हैं जहाँ किसी भी देश का कोई कानून काम नहीं करता और इसके बाद ये जहाजों के बदले करोड़ों डॉलर की फिरौती की मांग करते हैं। ये सोमालियन समुद्री लुटेरे बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन्हें सिर्फ अपनी फिरौती से मतलब होता है। 2008 में इन्होंने एक यूक्रेनियन जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ये जहाज हथियारों से लैस था। इन्होंने इसके लिए 25 मिलियन डॉलर की फिरौती की मांग की, जो बाद में पूरी कर दी गई। इन समुद्री लुटेरों का एक सदस्य शुगुल अली एक रिपोर्टर से ये कहता है कि वी ओनली वांट द मनी। सोमालिया या और कई अफ्रीकी देशों की सरकारें इन लुटेरों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लुटेरों की मिलीभगत वहाँ की सरकार में रह रहे मंत्रियों और नेताओं से रहती है। कुछ का ये भी कहना है कि इन लुटेरों की मिलीभगत अपने देश की नौसेना के अधिकारियों से भी होती है। उन्हें इसलिए कई बार मालूम हो जाता है कि कब नौसेना उन पर कार्रवाई कर सकती है और वे वहां से भाग जाते हैं। 20 अगस्त 2020 को सोमाली के लुटेरों ने एक पनामा फ्लैगेट शिप को हाईजैक कर लिया। ये शिप यूएई से मोगादिशु पोर्ट की तरफ जा रही थी। इन लुटेरों की संख्या 6 थी और ये हथियारों से लैस थे। ये 2017 के बाद पहली सक्सेसफुल हाईजैकिंग थी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के हिसाब से मोगादिशु पोर्ट के आसपास से केवल 2011 में 287 समुद्री जहाजों को हाईजैक किया गया। सोमालिया 2007 से 2012 के बीच लुटेरों के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात इलाका था, लेकिन कई देशों की सामूहिक कार्रवाई और पेट्रोलियम के बाद अब लगभग हिंद महासागर के कुछ ही इलाकों के पास इनका खतरा बना हुआ है। लेकिन सोमालिया के आसपास के इलाके और गल्फ ऑफ एडन अभी भी इनके लिए स्वर्ग से कम नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि यमन में रह रहे आतंकवादी ग्रुप जैसे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट इन लुटेरों की लूटपाट में इनकी सहायता करते हैं। सिर्फ 2008 में इन्होंने फिरौती के रूप में 150 मिलियन डॉलर कमाए और इसी लूटपाट के साथ ये सोमालिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन लुटेरों की पहुंच कहां तक होगी। कुछ का मानना है कि इन सोमालियन लुटेरों का ग्रुप एक बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। यही एक वजह है कि उनके पकड़े जाने पर वो आसानी से छूट जाते हैं। सभी जानते हैं कि लूटपाट गलत है, पर क्या यह गैर कानूनी है? सच तो यह है कि इन लुटेरों का ग्रुप जहां पर सक्रिय होता है वहां किसी भी देश का कोई कानून नहीं चलता। इन ईस्ट अफ्रीकाई देशों में लंबे समय से चल रहे सिविल वार का नतीजा है कि वहां की सरकारें भ्रष्ट और कमजोर हैं। फिरौती की रकम का मोटा हिस्सा इन सरकारों के पास भी जाता है और यही वजह है कि ये अपने समुद्री इलाकों में लूटपाट के खिलाफ कानून बनाने में दिलचस्पी नहीं लेती। इन लुटेरों के लूटपाट की चरम सीमा को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2008 में यूनाइटेड किंगडम ने केन्या के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार उनकी रॉयल नेवी इन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करेगी। ब्रिटेन के इस पहल को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और तुर्की ने इसी तरह का एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन केन्या ईस्ट अफ्रीका में सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी होने के बावजूद इसके पास एक इफेक्टिव कोर्ट सिस्टम नहीं है। कई देशों के इन पहलों के चलते कभी कभी ये लुटेरे अपने मिशन में कामयाब नहीं होते। जनवरी और मार्च 2011 के बीच कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के 4 अलग अलग एंटी पायरेसी ऑपरेशन में 120 सोमाली पायरेट्स को पकड़ा गया। इनमें से एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन में जब सोमाली के 15 पायरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड से एक शिप को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे पकड़े जाते हैं और नई मुंबई तलोजा प्रिजन में उन्हें कैद किया जाता है और उन पर केस चलता है। 6 साल बाद 3 अगस्त 2017 को मुंबई की एक सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस फैसले के अनुसार उन्हें 7 साल की कैद और 11,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, जो कि वो 6 साल जेल में गुजार चुके होते हैं। अतः उन्हें अब केवल 1 साल और जेल में गुजारना पड़ता है। सजा पूरा करने के बाद इन्हें सोमालियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। इस तरह के मामलों के चलते अब कुछ लुटेरे मोबासा और केन्या में जमीन लेकर वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी बनवाते हैं, बाद में उन्हें बेच देते हैं और इससे उन्हें काफी फायदा होता है। तो ये था सोमालियन पायरेट्स के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गिनिया और एशियाई पायरेट्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।